1 महीना बीत चुका था। अब प्रीति को बुआ अपने साथ ले गई थी। बुआ की सास बहुत बुजुर्ग थी और बिस्तर पर बीमार रहती थी। उनकी देखभाल के लिए घर में किसी की जरूरत थी और प्रीति को ले जाना सबसे आसान लगा। प्रीति ने बिना कोई सवाल किए बुआ के साथ चली गई। वहां जो भी काम कहा जाता वो बिना कुछ बोले कर देती थी। दिन रात, छोटा काम हो या बड़ा, वो चुपचाप सब निभाती रहती। अब उसमें शिकायत करने की ताकत नहीं बची थी। शब्द जैसे उसके भीतर ही कहीं दब गए थे। घर में भी उसका स्थान बदल चुका था। पहले जैसा अपनापन, पहले जैसी अहमियत अब कुछ भी नहीं रहा था। सब उससे काम करवाते थे, लेकिन उसकी थकान, उसका मन किसी को दिखाई नहीं देता था। प्रीति अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो हंसती नहीं थी, कम बोलती थी, अक्सर अकेले बैठी रहती थी, जैसे अपने ही भीतर कहीं खो गई हो। जो लड़की कभी सपने देखा करती थी, अब बस दिन काट रही थी। उसके आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। प्रीति की जिंदगी जैसे नरक बन चुकी थी। हर दिन एक जैसा, बिना आवाज, बिना सवाल, बिना उम्मीद के बस दिन काट रही थी। उधर श्रेयस अपने काम के सिलसिले में दिल्ली से कोलकाता आ गया था। यहाँ भारत की कई बड़ी कंपनियां थीं जिनमें उसकी हिस्सेदारी थी। उन कंपनियों में उसने भारी निवेश कर रखा था। उन्हीं में से एक कंपनी की मुख्य मैनेजर एक बेहद आकर्षक और महत्वाकांक्षी महिला थी। वो जानती थी कि अगर श्रेयस का समर्थन और निवेश मिल जाए तो उसकी कंपनी तेजी से आगे बढ़ सकती है। इसी वजह से वो उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी। वो पहले भी कई बार श्रेयस को खुश करने की कोशिश कर चुकी थी। हर बार की तरह वो इस बार भी श्रेयस को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। आखिरकार दोनों की मुलाकात एक आलीशान लॉज में तय हुई। उस लॉज का एक कमरा बहुत ही अच्छी तरह सजाया गया था। बहुत ही रोमांटिक माहौल था। श्रेयस और वो मैनेजर लड़की दोनों कमरे में आए। दोनों ने साथ में बैठकर ड्रिंक लिया। थोड़ी देर बाद वो लड़की श्रेयस के करीब आने लगी, तो श्रेयस का मन अचानक विचलित होने लगा। उस वक्त उसके आंखों के सामने प्रीति का चेहरा आने लगा। वो महिला श्रेयस को उत्तेजित करने की पूरी तरह कोशिश कर रही थी, लेकिन श्रेयस उत्तेजित होने के बजाय बार बार पीछे हट रहा था। उसके मन में लगातार प्रीति के विचार आने लगे। उस मैनेजर लड़की ने इसे पहले कई बार श्रेयस के साथ रात गुजारी थी, लेकिन इस बार वो श्रेयस को अपनी ओर आकर्षित करने में असफल हुई थी। आखिरकार श्रेयस ने उस लड़की से जाने को कहा। श्रेयस के कहने पर वो लड़की बिना कुछ कहे वहां से चली गई। श्रेयस उस रात बहुत बेचैन था। वो सीधे अपने कोलकाता वाले घर पहुंचा और देर रात तक सिर्फ प्रीति के बारे में सोचता रहा। श्रेयस को अब साफ एहसास हो चुका था कि प्रीति की जगह कोई और लड़की कभी भी नहीं ले सकती। आज उसने कोशिश की, लेकिन वो किसी दूसरे लड़की के करीब जाकर खुद को सहज महसूस नहीं कर पाया। श्रेयस को अब साफ एहसास होने लगा था कि प्रीति की जगह कोई और लड़की नहीं ले सकती। प्रीति से उसे सिर्फ शारीरिक निकटता ही नहीं मिली, बल्कि उसकी खामोशी, सब कुछ सह जाने की ताकत और उसकी मौजूदगी, इन सब में कुछ ऐसा था जो उसे बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग बनाता था। उसे प्रीति की याद बहुत आने लगी। काफी देर तक सोचने के बाद उसे लगा कि प्रीति से बात करनी चाहिए। बहुत दिनों बाद उसने प्रीति का नंबर डायल किया। कॉल लगाने वाला था, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। फिर उसने सोचा सुबह कॉल करूंगा। श्रेयस को अब प्रीति के अलावा किसी और के पास जाना अच्छा नहीं लगता था। उस रात श्रेयस ठीक से सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने प्रीति को कॉल लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। बार बार कॉल लगाया, मैसेजेस भी भेजे, लेकिन प्रीति से कोई संपर्क नहीं हो पाया। उसने सोचा थोड़ी देर बाद कोशिश करूंगा तो शायद संपर्क हो जाएगा। थोड़ी देर बाद फिर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई संपर्क नहीं हुआ। वो लगातार पूरे 4 दिन से प्रीति को संपर्क करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। किसी भी तरह से संपर्क नहीं हो रहा था। अब श्रेयस को यकीन हो गया कि प्रीति का वो नंबर अब इस्तेमाल में नहीं है। वो संपर्क करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। पूरा 1.5 महीना बीत चुका था। अब श्रेयस को प्रीति की कमी साफ महसूस होने लगी थी। जब उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, तब श्रेयस की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो रोज 4-5 बार प्रीति को कॉल करने की कोशिश करता था, लेकिन हर बार की तरह कॉल नहीं लगता था। श्रेयस को अब प्रीति की बहुत याद आने लगी थी।
धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगा था कि उसने प्रीति को हद से ज्यादा परेशान किया था। प्रीति ने श्रेयस से पंगा लेने की जो कीमत चुकाई थी, वो सबक बहुत भारी था। वो पूरी तरह बदल चुकी थी, मानो वो भीतर से मर चुकी हो। सिर्फ उसका शरीर चल रहा था, आत्मा कहीं बहुत दूर खो गई थी। श्रेयस अब एक एक बात याद करने लगा कि उसकी वजह से प्रीति को क्या क्या सहना पड़ा था। वो उम्र में बहुत छोटी थी। पढ़ाई की उम्र में उसे अपनी बुआ के घर काम करना पड़ा। श्रेयस ने उसके साथ जो कुछ भी किया, प्रीति ने सब चुपचाप सह लिया, सिर्फ इसलिए कि उस वक्त उसकी बहन के परिवार को श्रेयस के गुस्से का सामना न करना पड़े। इतना सब सहने के बाद भी किसी ने उसे समझने की कोशिश नहीं की। उल्टा उसी के चरित्र पर उंगलियां उठाई गईं। उसे इस हद तक जलील किया गया कि कहा गया, जिस बच्चे का उसने गर्भपात कराया वो किसका था उसे खुद भी नहीं पता। ये सब सुनकर भी वो चुप रही। और सबसे ज्यादा दर्दनाक बात ये थी कि उसके अपने माता पिता और भाई तक उससे मुंह मोड़ चुके थे। श्रेयस जानता था प्रीति बहुत पवित्र थी। उसे छूना तो दूर, श्रेयस के अलावा किसी ने उसके करीब आने की हिम्मत तक नहीं की थी। ये सच सिर्फ श्रेयस ही जानता था। वो ये भी जानता था कि प्रीति मजबूरी में उससे मिलने आती थी, ताकि उसके जीजा और शालिनी आंटी की नौकरी बची रहे। इतना हैंडसम होने के बावजूद मिलन के वक्त प्रीति कभी भी श्रेयस को उत्तेजित नहीं करती थी, बल्कि अक्सर श्रेयस ही उस पर जबरदस्ती करता था। ये सब सोचकर श्रेयस के मन में पहली बार प्रीति के लिए अनजाने में तरस उमड़ आया। जब प्रीति से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था तो श्रेयस की बेचैनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे ये बेचैनी आदत बनती जा रही थी। रात को जब वो बिस्तर पर लेटता तो मन बार बार उसी ओर लौट जाता। अब उसे समझ आने लगा था कि प्रीति जैसी कोई और नहीं हो सकती। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता, उससे संपर्क कैसे करूं? वो बेचैन होने लगा था। कहीं परिवार ने उसकी शादी तय तो नहीं कर दी? कहीं वो हमेशा के लिए उससे दूर तो नहीं चली गई? उसके मन में कई सवाल आने लगे। वो प्रीति के साथ और भी समय बिताना चाहता था। इतनी जल्दी उसे अपने से दूर नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि प्रीति ने एक तय समय के लिए उसकी शर्तों पर सहमति दी थी, और बिना उसकी मर्जी के वो रिश्ता तोड़ना उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन ये भी सच्चाई थी कि प्रीति उसकी अनुमति के बिना ही गांव चली गई थी। अब श्रेयस के लिए एक ही बात अहम हो गई थी, उसे प्रीति चाहिए थी। सीधे संपर्क का कोई रास्ता नहीं था। शालिनी से वो कुछ पूछ भी नहीं सकता था। श्रेयस को कैसे भी करके अब बस प्रीति से मिलना था। काफी सोच विचार के बाद उसने तय किया कि अब उसे शिल्पा की मदद लेनी होगी। श्रेयस जब मदद मांगने के लिए शिल्पा के पास गया तब तेजस भी वहां मौजूद था। श्रेयस ने शिल्पा से कहा कि वो शालिनी से प्रीति के बारे में पूछे। प्रीति अब गांव जाकर क्या कर रही है? कहीं शादी तो नहीं कर दी गई? शिल्पा और तेजस दोनों को ये अजीब लगा। श्रेयस को देखकर उनके मन में शक उभरने लगा। वे सोच रहे थे कि आखिर ये सब क्यों पूछ रहा है। इस बार श्रेयस ने झूठ नहीं बोला, क्योंकि अब उसका इरादा साफ था। वो सच में प्रीति से मिलना चाहता था, उससे बातचीत करना चाहता था। तेजस ने थोड़े मजाकिया अंदाज में पूछा, प्रीति से ऐसी क्या बात करनी है? श्रेयस के चेहरे पर अनजाने में हल्की मुस्कान आ गई। उसने कहा, ज्यादा सवाल मत पूछो, मुझे उससे संपर्क करना है। शालिनी से उसका नंबर लेकर दो। तेजस लगातार पूछता रहा, तुम हमें सच सच सब बता दो, हम पूरी मदद करेंगे। श्रेयस ने समझ लिया कि बिना उनकी मदद के वो कुछ भी कर पाने में असमर्थ रहेगा। इसलिए उसने शिल्पा और तेजस दोनों को सब कुछ सच सच बता दिया। उसने उन्हें बताया कैसे प्रीति ने उसे पहले झूठा नाम देकर संपर्क किया था, कैसे प्रीति ने कार्यक्रम के दिन कुछ लड़कियों के साथ मिलकर शर्तें लगाईं और शर्त के लिए उसके कमरे में आई, कैसे विदेशी क्लाइंट के साथ होने वाले मीटिंग के महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रीति की वजह से खराब हुए, उसका गुस्सा और प्रीति को सबक सिखाने के लिए उठाए गए कदम, प्रीति का गर्भवती होना और बाद में गर्भपात कराना, कैसे घरवालों को सच समझाया गया और शालिनी के घर से प्रीति को बाहर जाने को कहा गया, प्रीति का गांव जाना और उसकी पूरी हालत। शिल्पा और तेजस सुनकर स्तब्ध रह गए। इतना कुछ हुआ
और किसी को कुछ पता नहीं था। सबसे हैरानी की बात ये थी कि प्रीति की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि श्रेयस स्वयं था। तेजस और शिल्पा दोनों चौंक गए। वो व्यक्ति जो हमेशा सख्त, अनुशासित और नियंत्रित दिखता था, उसने गुस्से में एक बड़ा कदम उठा लिया था। और अब ये भी सामने आया कि उसने प्रीति की जिंदगी पर कितना गहरा असर डाला था। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।